बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हम लोग लास्ट नॉलेज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का। अब इसमें दो एसएलओस हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उन्हें इकट्ठा एड्रेस किया जा रहा है। और ये एसएलओस जो है ये आपके नए करिकुलम के अंदर ऐड किए गए हैं। इससे पहले ये एसएलओ मौजूद नहीं थे। इनकी सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है। कैंटब में हमने इस चीज का ख्याल रखा है कि जहां आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वहीं आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग भी हो। ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि ये चीजें हैं, हायर ग्रेड्स में पढ़ लेना, ये क्या कर रही हैं कैसे कर रही हैं अभी बस याद करो। जबकि आप देखोगे हमारे यहां कन्वेंशनली ऐसा ही किया जाता है। लेकिन कैंटब की अप्रोच, चेस अकेडमी की अप्रोच डिफरेंट है। हम आपको इंफॉर्मेशन के साथ कंसेप्ट बिल्डिंग की तरफ भी लेकर जाते हैं। और यही काम आप इस एसएलओ को एड्रेस करते हुए भी नोटिस करोगे। एसएलओ हमें कह रहा है कि आपने बताना है कि बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स, दो लेवल पे बात हो रही है, ऑर्गन्स भी और ऑर्गन सिस्टम्स भी, इन दोनों को डिस्कस करते हुए हमें बताना है कि ये बॉडी में किस तरह से होम्योस्टेसिस करवाते हैं। यानी पहले तो हमें होम्योस्टेसिस को अंडरस्टैंड करना है, ये क्या है, कैसे हो रही है। फिर हमने डिस्कस करना है कौन कौन सा ऑर्गन किस तरह होम्योस्टेसिस करवा रहे हैं। और इसी के साथ हमने होम्योस्टेसिस के एडवांटेजेस डिस्कस करने हैं, इसके फवाइद क्या है, ये प्रोसेस अगर ना हो तो क्या होगा। अब आप देखोगे कि इन एसएलओ को एड्रेस करते वक्त मैंने आपको यहां सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी बल्कि आपको प्रॉपरली मैं कंसेप्ट बिल्ड करूंगा। हम कुछ एग्जाम्पल डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो रहा है, ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन हो रहा है, हमारी बॉडी वाटर लेवल को कैसे मेंटेन करती है। जब आप ये एग्जाम्पल समझ लोगे ना, आपके लिए ये फिनोमेना जो है इस पे कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। ब्रेन टीजिंग है, पहले हम ये देखते हैं। अब होम्योस्टेसिस जो है, माइट भी आपने ये लफ्ज सुना हो ना सुना हो, डिटेल आप पहली दफा पढ़ने जा रहे हो, लेकिन मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आप इस फिनोमेना से वाकिफ हो। आपने अपनी सराउंडिंग में, अपनी जात में ये चीजें महसूस की हैं, बस आपको पता नहीं था कि ये होम्योस्टेसिस है और कैसे हो रही है। ठीक है, हम अगर अपनी सराउंडिंग में देखें तो मैंने तीन डिफरेंट सिनेरियो लिए हैं, तीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं। ह्यूमन में हम देखते हैं कि गर्मियों में हमें स्वेटिंग बड़ी होती है, या नॉर्मली अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हो तो आपको पसीना आता है। ऐसा क्यों हो रहा होता है? और उस पसीने से आप क्या फील करते हो? ठंडक। ऐसे ही है। बियर की एग्जांपल लो। हमें पता है कि बियर जो है सर्दियों में जब सराउंडिंग में टेम्परेचर बहुत ड्रॉप कर जाता है, -डिग्रीज में चला जाता है, तो बियर क्या करता है, ये एक गार में, केव में चला जाता है और वहां जाके रेस्टिंग मोड में चला जाता है। हम कहते हैं ये सो जाता है कई महीनों के लिए। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइबरनेशन। बियर जो है वो हाइबरनेट करके है। मकसद इसका क्या होता है, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है, उससे खुद को बचाने के लिए ये एक गुफा में चला जाता है जहां कदरे टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी बेहतर होती है, और ये अपनी एक्टिविटीज रोक के वहीं पे हाइबरनेट कर जाता है। ये क्या कर रहा होता है? थर्ड पे आप देखो, कभी जियोग्राफिक चैनल, एनिमल डिस्कवरी, ये चैनल्स देखे हो तो आपको आइडिया होगा कि हम अक्सर देखते हैं, या चिड़ियाघर भी चले जाओ, कि क्रोकोडाइल जो है ये अक्सर सन बाथ ले रहा होता है। धूप वाले दिन खुश्की पे आके हरारत जो है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब तीनों डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोसेस एक ही कर रहे हैं, जिसे आप होम्योस्टेसिस कहते हो। और होम्योस्टेसिस में भी ये क्या कर रहे हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। एक जगह बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया था, ये उसे कम कर रहे हैं। दूसरी जगह सराउंडिंग में बॉडी टेम्परेचर कम हो गया है, ये ऐसी जगह चला गया है जहां ये अपना बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रख सके सराउंडिंग से। और यहां भी इसका बॉडी टेम्परेचर कम है, ये सन बाथ से हीट एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है, ओवरऑल अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसे आप होम्योस्टेसिस कहते हो। जब आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, इसके आगे स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी भी है, लेकिन ये काम हम ऑब्जर्व करते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को आपने अपने जहन में रखना है और इस लेक्चर को ध्यान से समझना है। हमारे पास सबसे पहले तो हमने होम्योस्टेसिस को
डिफाइन करना है कि होम्योस्टेसिस है क्या। होम्योस्टेसिस हम कहेंगे ये आपकी बॉडी में एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखता है, मेंटेन रखता है। जब आप इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे हो, स्टेबल कर रहे हो, इसका मतलब है कि वो पहले चेंज हुआ तभी हमें उसे मेंटेन करना पड़ा, स्टेबल करना पड़ा। हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट क्यों चेंज होता है? उसकी वजह यह होती है कि आपकी सराउंडिंग में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, ये चेंज होता रहता है। देखो, मेरे बस में यह नहीं है कि मैं बाहर अपना मौसम जो है उसे कंट्रोल करूं, कि जब मैं चाहूं वहां पे सर्दी आ जाए, जब मैं चाहूं वहां पे गर्मी आ जाए, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसने चेंज होना ही होना है। अब मैं ये भी नहीं कर सकता कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो तो मेरी बॉडी पे उसका कोई इफेक्ट ना आए। ये भी होगा, मेरी बॉडी उससे जब इफेक्ट होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी। हां, मैं ये कर सकता हूं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से जो मेरी बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मैं इस चेंज को मिनिमाइज करूं। ये चेंज कम से कम होना चाहिए ताकि मैं हेल्दी रहूं, मेरी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहे। इसी चीज को मैं होम्योस्टेसिस बोलता हूं कि जब भी बाहर का माहौल चेंज हुआ, मेरी बॉडी ने उसमें एक मैकेनिज्म है जो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहा है। दैट इज योर होम्योस्टेसिस। अब जो होम्योस्टेसिस है ये कैसे की जाती है, ये हमें समझना जरूरी है। जब हमारी बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस के दौरान, तो हम दो कंपोनेंट्स पे फोकस करते हैं। हमारी बॉडी में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप इन्हें मेंटेन कर लेते हैं ना, तो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन हो जाता है। जिनमें से नंबर 1 आपके पास ब्लड है और नंबर 2 टिश्यू फ्लूइड है। अगर आप अपनी बॉडी में ये दो चीजें मेंटेन रखो, इनका टेम्परेचर, इनकी वाटर कंसंट्रेशन, यहां पे आयंस की कंसंट्रेशन, यहां न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन, जितनी बॉडी को चाहिए, जितनी सेल्स को चाहिए, अगर ये उतना ही रहती हैं, अब बाहर जो मर्जी होता रहे, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा। फातिमा, सादिया, अनीक, अबीहा, कोई मुझे बता सकता है टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? ब्लड का तो हमें आइडिया है, व्हाट इज टिश्यू फ्लूइड? हाँ जी, कोई आइडिया नहीं? नाम से कुछ आइडिया हो रहा है? नाम पे फोकस करो। टिश्यूज में कोई लिक्विड सब्सटेंस। वेरी गुड। डिटेल जानने की जरूरत ही नहीं, हमें नाम से आइडिया हो जाता है। जब हम अपने टिश्यूज को स्टडी करते हैं ना, लेट्स से ये मेरे पास टिश्यू का क्रॉस सेक्शन है, तो आप देखते हो कि आपके टिश्यूज में मल्टीपल सेल्स पड़े हुए हैं, और जब आप इन सेल्स को ऑब्जर्व करते हो तो आपको मालूम होता है इन सेल्स में एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये खाली नहीं है, एक दूसरे के साथ जरूरी नहीं है कि हर सेल अटैच हो। बाज़ औक़ात आप देखते हो सेल्स के दरमियान माइक्रोस्कोपिक स्पेसेस रह जाती हैं, खाली जगह होती हैं। अब ये जो खाली जगह होती है ये ऐसी खाली नहीं रहती। यहां फिर हम देखते हैं कि हमें एक फ्लूइड मिलता है जो इस एम्प्टी स्पेस को फिल करता है। अब ये जो फ्लूइड है जो सेल्स के दरमियान है और टिश्यूज में पड़ा हुआ है, इस फ्लूइड को बच्चों फिर हम कहते हैं ये टिश्यू फ्लूइड है। इसकी सिग्निफिकेंस देखो, ये ब्लड का हिस्सा नहीं है, ब्लड जो है वो अलग से पड़ा हुआ है ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। ये एक अलग फ्लूइड है जो डायरेक्टली सेल्स की सराउंडिंग में है। इसकी यही सिग्निफिकेंस है कि ये सेल्स के बाहर पड़ा हुआ है। सेल्स को जब भी कोई चीज आएगी ना, तो वो डायरेक्ट सेल्स में जरूरी नहीं है जाए, पहले आप देखोगे कि वो चीज ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में आएगी, फिर आप देखोगे वो टिश्यू फ्लूइड से सेल को जाएगी, और यही चीज रिवर्स होगा। पहले आप देखोगे वेस्ट जो है वो सेल से टिश्यू फ्लूइड में आएगा, फिर वो वेस्ट टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में जाएगा। तो एक तरह से टिश्यू फ्लूइड सेल को ब्लड के साथ कम्युनिकेट कर रहा है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे यहां लिखना पड़ा कि हमें ब्लड और इस टिश्यू फ्लूइड की कंपोजिशन को मेंटेन करना है।
ये दो चीजें मेंटेन तो आपके सेल्स मेंटेन, हमारे अगर सेल्स मेंटेन है तो हमारी पूरी बॉडी मेंटेन रहेगी, क्योंकि यही सेल्स मिलके टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। किस चीज को हमने मेंटेन करना है? हर वो चीज जो ब्लड और टिश्यू में है और उसकी बॉडी को जरूरत है, हमने उसे मेंटेन करना है। चंद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहां मेंशन कर दी हैं। ये नहीं है कि और नहीं है, हर चीज चाहिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ब्लड और टिश्यू फ्लूइड का टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए, वही टेम्परेचर होना चाहिए जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। वाटर कंसंट्रेशन हमें मेंटेन करनी चाहिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, और वेरी इंपॉर्टेंट ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ताकि सेल को एनर्जी की डेफिशिएंसी ना हो। जैसे ही सेल में ग्लूकोज की जरूरत हो, उससे ब्लड से टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड से सेल में वो ग्लूकोज ट्रांसफर कर दिया जाए। क्लियर है? अब ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट को हम मेंटेन कर रहे हैं, जिसे हम होम्योस्टेसिस कह रहे हैं, इसके लिए बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो इस प्रोसेस को अमल में ला रहा है, होम्योस्टेसिस को करवा रहा है। इस मैकेनिज्म को बच्चों हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने इसको याद करना है, लेकिन समझ के। ये आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। ठीक है? हमारी बॉडी का वो प्रोसेस जो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे हैं। मैं और अगर सिंप्लीफाई करूं कि आप इसे होम्योस्टेसिस के साथ कंफ्यूज ना कर दो, तो मैं ये कहूंगा कि वो प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस करवाता है, हम इस प्रोसेस को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक हो गया? जो फीडबैक मैकेनिज्म है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। बच्चों, जहां कंफ्यूजन हो मुझे आपने वही पूछना है, ताकि हम क्लैरिटी रखते हुए आगे चले। इस फीडबैक मैकेनिज्म ने, जिसने होम्योस्टेसिस करवानी है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जो है, ये रिसेप्टर कहलाता है। रिसेप्टर वो कंपोनेंट होता है जो एनवायरनमेंट में चेंज डिटेक्ट करता है। बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हुआ ना, जिससे बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो वो जो बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, उस एनवायरमेंटल चेंज को हमारी बॉडी में जो चीज डिटेक्ट करती है, उसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं। और ये जो एनवायरमेंटल चेंज होता है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टिमुलस। तो रिसेप्टर्स का काम होता है कि ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। जब रिसेप्टर्स ये काम कर लेते हैं, इन तक इंफॉर्मेशन आ जाती है, अगला काम ये किया जाता है कि रिसेप्टर इस इंफॉर्मेशन को सेकंड कंपोनेंट के पास भेजते हैं। उस सेकंड कंपोनेंट को हम कंट्रोल सेंटर का नाम देते हैं। कंट्रोल सेंटर हमारी बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म का वो कंपोनेंट है जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन देता है। इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद वो इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने से मुराद है वो देखता है कि मेरे तक इंफॉर्मेशन आई है, इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज डिलीवर कर रही है मुझे। प्रोसेस करने के बाद कंट्रोल सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है कि अब ये जो चेंज है, हमने इसे रिस्पॉन्ड क्या करना है। ये बात समझ रहे हो कि जो चेंज हुआ, उस चेंज के मुताबिक हमें क्या रिस्पॉन्ड करना है, ये काम कंट्रोल सेंटर का है। लेकिन जो चीज आपने याद रखनी है वो ये कि कंट्रोल सेंटर वो रिस्पॉन्ड खुद नहीं करेगा, इसने ये रिस्पॉन्स करवाना है थर्ड कंपोनेंट से, जिसे हम इफेक्टर्स कहते हैं। तो जब कंट्रोल सेंटर ने डिसाइड कर लिया कि रिस्पॉन्स क्या देना है, तो वो इंफॉर्मेशन पास करेगा इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स फिर कंट्रोल सेंटर से आने वाली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आगे से रिस्पॉन्स देंगे। अब ये बड़ा की पॉइंट है आपका इस सारे प्रोसेस का। इफेक्टर्स जो रिस्पॉन्स देते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो वो स्टिमुलस के ऑपोजिट होता है। इस चीज को जहन नशीन कर लो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इफेक्टर्स ने जो रिस्पॉन्स देना है, आप देखोगे कि वो स्टिमुलस के ऑपोजिट होगा, ताकि बॉडी को दोबारा से उसकी स्टेबल कंडीशन पे लाया जा सके। एग्जाम्पल देने के लिए, ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए, अगर लेट्स से आपके एनवायरनमेंट में बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप किया, जैसा सर्दियों में होता है,
अब ये जो ड्रॉप इन टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो ड्रॉप हुआ है, ये एक स्टिमुलस था। इसको इफेक्टर्स रिस्पॉन्स क्या देंगे कि वो बॉडी में हीट जनरेट करवा के बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करवा देंगे। सिग्नल क्या था, स्टिमुलस क्या था, एनवायरमेंट का टेम्परेचर ड्रॉप किया, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप कर रहा था। इफेक्टर्स ने रिस्पॉन्स क्या किया, उसके अगेंस्ट बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करवा दिया। तो आपने देखा कि ये जो रिस्पॉन्स था ये रिवर्स हुआ, जिससे आपकी बॉडी में जो भी चेंज आ रहा होता है वो दोबारा सेट पॉइंट पे आ जाता है। सेट पॉइंट कहते हैं वो बॉडी की नॉर्मल वैल्यू, जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है हम कहते हैं वो 37 डिग्री है। अगर टेम्परेचर 37 डिग्री से ड्रॉप किया तो इफेक्टर्स ने उसे इंक्रीज करके दोबारा 37 कर दिया। तो ये क्या था, उस चेंज को दोबारा सेट पॉइंट पे ले आए। तो ये काम है फीडबैक मैकेनिज्म का। और चूंकि आप देखते हो कि इसमें जो भी चेंज डिटेक्ट होता है रिस्पॉन्स उसके ऑपोजिट होता है, इसलिए हम इस फीडबैक को नाम देते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का काम क्या होता है कि जो चेंज आई होती है ये उसे करेक्ट कर देता है। कैसे करेक्ट करता है कि दोबारा से वैल्यूज को नॉर्मल कर देता है, यानी दोबारा उसे सेट पॉइंट पे ले जाता है। यहां तक क्लियर हुआ कि होम्योस्टेसिस क्या है और कैसे बॉडी जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होम्योस्टेसिस को करवा रही है। ठीक है, आज हम अपने लेक्चर को यही कंक्लूड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने इसकी एग्जांपल्स डिटेल से पढ़नी है कि किस तरह से वाटर, टेम्परेचर और ग्लूकोज लेवल बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म, स्पेशली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।